हे गाइस, आप देख रहे हैं रास्ते के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हमारे वैम्पायर डायरीज और दी ओरिजिनल सीरीज को। और प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये सीरीज कितनी अच्छी लग रही है। और शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3 राइट नाउ। अब हम पहले सीन में देखते हैं कि हेली एक तरह से जर्नल पढ़ने लग रही थी जो एलाइजा की थी और एलाइजा ने उसमें लिखा हुआ था कि उसकी बहन बहुत ज्यादा क्रूअल है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका भाई निकलाउस है। वो एक तरह से अपने लोनलीनेस को लोगों को मार के कंप्लीट करता है। उसी सीन में हम देखते हैं कि वहां पर निकलाउस उनकी बॉडी को आग लगा रहा था, उनको आग लगा के जला देता है उन वैम्पायर्स की बॉडी को। और तभी हम देखते हैं अगले दिन रिबेका बोलती है तुमने उसे क्यों जला दिया, मैं साथ होती तो ज्यादा मजा आता। तभी निकलाउस बोलता है कि मैं उन बॉडी को क्या सड़ने के लिए छोड़ देता, मैं ऐसा नहीं होने देता। ऊपर से उन्हें मेरे बच्चे की होने वाली माँ के ऊपर एक तरह से अटैक करने की कोशिश की है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। और ये कहने के बाद हम देखते हैं रिबेका बोलती है तुम्हें कब से उसकी चिंता होने लगी। उसी मोमेंट पे हेली वहां पर आती है और हेली आने के बाद पूछती है कि वो एलाइजा को कैसे बचाने वाले हैं और उनका प्लान क्या है। और ये कहने के बाद अब निकलाउस अपना प्लान बोलता है कि वो जाके डायरेक्टली पूछेगा मार्शल से कि वो बॉडी वापस कर दे। और ऊपर से उसे पता नहीं था कि मार्शल उसको डैगर करवाने के बाद एक विच को थाम देगा जो एक टीनेजर है। और ये कहने के बाद बोलता है मेरा ये प्लान नहीं था। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि एकदम हैरान हो जाती है हेली, बोलती है तुम्हारा यही प्लान है सिर्फ। और ये कहने के बाद बोलती है अगर ये प्लान काम नहीं किया तो। और तभी क्लाउस बोलता है अगर ये काम नहीं किया तो फिर होगी एक लड़ाई, एक वॉर। और ये कहने के बाद हम देखते हैं हेली थोड़ी डर सी जाती है। अब हम अगले सीन में मार्शल को देखते हैं जो तैयार हो रहा था और टीवी पे न्यूज थी कि 2 लोग गायब हो चुके हैं, जिसमें से मार्शल ने एक को वैम्पायर बना दिया जिसका नाम जोशुआ है। तभी हम देखते हैं कि टैरी जो उसका दोस्त है वहां पर खड़ा था और बोल रहा था कि कल रात से 3 और गायब है हमारे वैम्पायर्स और पता नहीं कहां गए। और ये कहने के बाद अब मार्शल बोलता है शायद हमारे वैम्पायर्स गायब हो रहे हैं और शायद ये वेयरवुल्फ का काम है। तभी हम देखते हैं कि टैरी बोलता है शायद नहीं, शायद ओरिजिनल का काम है। तभी हम देखते हैं वहां पर क्लाउस आता है और कहते हैं कि हम पे ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हो तुम, और शायद तुम उस वेयरवुल्फ बाइट की वजह से मुझ पे गुस्सा हो और तुम्हें होना नहीं चाहिए, हम एक टीम में हैं। और ये कहने के बाद टैरी बोलता है कि देखो तुम हमारी प्रॉपर्टी में कैसे घुसाए हो। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है ये मेरी प्रॉपर्टी थी, ये मेरा घर था, ये हमने ही बनाया था, अब तुम रहते हो, पहले हम नहीं रहते थे क्या यहाँ पर। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मार्शल बोलता है ओके ओके तुम फाइट मत करो, तुम मेरे बंदे हो टैरी, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। और क्लाउस मेरा एक तरह से मेंटोर रह चुका है, मेरा साइड है और एक तरह से मेरा फादर फिगर रह चुका है, तो प्लीज तुम लड़ो मत। और ये कहने के बाद बोलता है कि क्लाउस तुम यहाँ पर क्यों आए हो, बता सकते हो मुझे। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है तुम्हें पता है रिबेका का वो कितना गुस्सा हो जाती है, उसको एक तरह से एलाइजा वापस चाहिए। और ये कहने के बाद अब देखते हैं कि टैरी बोलता है एक और ओरिजिनल इस टाउन में घूमेगा, ये सबसे खतरनाक बात होगी। और ऊपर से आधे से ज्यादा वैम्पायर्स को लगता है कि जो हमारे 10 में से 6 वैम्पायर मर रहे हैं ना, वो तुम्हारी बहन रिबेका ने मारे हैं। और ये कहने के बाद अब गुस्सा आता है क्लाउस को और कहता है कि तुम हम पे एक तरह से आरोप लगा रहे हो और तुम एक नंबर के झूठे हो। तभी हम देखते हो लड़ने के लिए भिड़ जाता है और वहीं पर मार्शल आके उनको अलग करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चल दो क्लाउस, और टैरी को शांत कराता है। और वहां पर हम देखते हैं कि मार्शल क्लाउस के साथ बाहर वॉक करने के लिए आ जाता है। अब हम देखते हैं बाहर आने के बाद अब मार्शल समझाता है कि टैरी की मतलब एक तरह से हरकत गलत नहीं है, वो बस थोड़ा ओवर प्रोटेक्टेड है मेरे को लेके, और यहाँ पर हम पार्टी करने वाले हो, देखना शायद को ट्रम्पेट भी बजाए। और तभी हम देखते हैं कि क्लाउस बोलता है अच्छा ये बात है तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगा शाम को, बट मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे एलाइजा की बॉडी चाहिए। और ये कहने के बाद अब मार्शल बोलता है शायद वो मैं तुम्हें ना दे पाऊं, क्योंकि जितने भी वैम्पायर उन सबको तुम्हारी बहन पे भी शक है, और ओरिजिनल टाउन में आने के बाद कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई वैम्पायर्स की, और इसके बाद सबको शक हो रहा है। एक टाइम पे अगर मैंने दे दिया तो उनको लगेगा कि तुम यहाँ के बॉस हो ना कि मैं, और वो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं दे सकता हूँ, तुम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। एक तरह से स्माइल करते हुए ना कर देता है क्लाउस को कि वो उसकी बॉडी वापस नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद अब रिबेका का फोन आता है और रिबेका क्लाउस से बार बार पूछती है कि तुम मेरे भाई को वापस ले आए हो। तभी क्लाउस बोलता है कि उसने स्माइल करते हुए ना कर दिया, और एक तरह से वो बुरा भी नहीं बना, उसने ना कर दिया। और ये कहने के बाद अब रिबेका बोलती है अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। और तभी क्लाउस बोलता है तुम चिंता मत करो, बट थोड़ा उनको डाउट हो चुका है, खासकर उसके दोस्त को, और इस वजह से मैं थोड़ा चौकन्ना होकर पूरा प्लान रेडी करूंगा, तुम बस विच वाले किसी को संभाल लो और सोफी के साथ मिलके अपना काम करो, मैं अपना पार्ट पूरी तरह से निभा लूंगा। तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद फोन कट करता है। वहीं पर हम देखते हैं जोशुआ को उसने एक तरह से हिप्नोटाइज किया था उस नाइट वॉकर वैम्पायर को मारने के लिए, और हम देखते हैं कि जोशुआ बहुत धीरे धीरे मार रहा था। और तभी क्लाउस आके बोलता है कि तुम्हें किसी को मारना नहीं आता है क्या। और तभी जोशुआ बोलता है मैंने पहले किसी को मारा नहीं है जो मुझे तुम मारना सिखाओगे। तभी हम देखते हैं जोशुआ को हिप्नोटाइज करता है और कहता है कि इसको जोर से मारो, पहले खुद मार के दिखाता है जिससे उसका पूरा ब्लड गिरता है उस नाइट वॉकर का, और फिर से जोशुआ को मारने के लिए कहता है, फिर जोशुआ मारता है। और जोशुआ कहता है वो किसी के साथ ऐसा करना नहीं चाहता था, बट उसको करना पड़ा, पता नहीं क्यों। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है कंपल्शन है, एक तरह से वैम्पायर्स ह्यूमन को कंपेल कर सकते हैं और ओरिजिनल वैम्पायर दूसरे वैम्पायर को कंपल्शन कर सकते हैं, और हमें कोई नहीं कर सकता है। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम फिर इसका ब्लड ही क्यों निकाल रहे हो।
और तभी बोलता है कि इसने एक तरह से व्रिवेन ले रखा है और मार्शल ने अपनी पूरी एक तरह से ग्रुप को व्रिवेन दे रखा है जब से मैं टाउन में आया हूँ, और इसका पहले व्रिवेन निकालना है, पूरा खून निकालना है, और फिर से मैं इसको कंपल्शन करके ग्रुप में भेज दूंगा और मैं तुम्हें भी कंपेल कर दूंगा, और तुम कंपेल इसलिए हो पाए हो क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार भी व्रिवेन नहीं लेने दी। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम अपना काम जारी रखो और इसका पूरा ब्लड निकाल दो। अब हम देखते हैं कि रिबेका उस शॉप के पास पहुंच चुकी थी जहां पर हेली कल रात को आई थी। वहीं पर हम देखते हैं उसने सोफी को साथ बुलाया था और वो अंदर जाती है और अंदर जाते समय बोलती है कि कल सिर्फ हेली इसी से मिली थी, इस शॉपकीपर से, और वहां पर वो गई तो उसके पीछे 3-4 वैम्पायर पड़ गए कि टाउन में एक वेयरवुल्फ आ चुकी है। और तभी हम देखते हैं दोनों अंदर जाते हैं और वो शॉपकीपर एक तरह से खुश हो जाती है सोफी को देख के, जैसे कि उसे जानती है। तभी हम देखते हैं रिबेका आगे आती है और कहती है मुझे कुछ चाहिए जिसका नाम है वुल्फ बेन, तुम्हारे पास होगा? और एक एनेक्डोट बोलती है तुम्हें वुल्फ बेन क्यों चाहिए? तभी हम देखते हैं उसकी गर्दन पकड़ के टेबल पे फेंक के मारती है और कहती है कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम किसके साथ मिली हुई हो और तुमने कल किसको इन्फॉर्मेशन पास की है। और एक कहने के बाद हम देखते हैं डरने लगती है और कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास की है। तभी हम देखते हैं रिबेका उसको दूर फेंक के मारती है और उसके गर्दन पे अपनी हील रख के बोलती है तुम्हें नाम बताना पड़ेगा, तुमने किसको क्या इन्फॉर्मेशन पास की है। और ये कहने के बाद वो बताती है कि मैं एक तरह से प्यार करती हूँ उससे और मैंने उसको इसलिए इन्फॉर्मेशन पास की है क्योंकि मैं उसकी केयर करती हूँ। अब हमें पता चलता है कि टैरी कोई और नहीं, इसका बॉयफ्रेंड है और वहां पर वो मार्शल का एक तरह से राइट हैंड बना हुआ है और दोनों एक ही पर्सन है। और ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के बाद वो सीधा क्लाउस को फोन करके बताती है कि टैरी एक तरह से वो बंदा है जिसको इन्फॉर्मेशन पास की इस विच ने, और ये विच एक तरह से उसकी गर्लफ्रेंड है। और ये कहने के बाद अब क्लाउस बोलता है वेल वेल, एक टाउन में एक वैम्पायर भी इतने सारे हैं, इतनी सारी विचेस भी हैं और उनके बीच में कुछ चल रहा है, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं इविल स्माइल देने लगता है क्लाउस। अब हम देखते हैं कि वो सोफी को अपने घर पे ले आई थी रिबेका, और वहां पर हम देखते हैं हेली बाहर खड़ी सुन रही थी। और वहीं पर हम देखते हैं कि क्लाउस और रिबेका बोलते हैं कि तुम्हें एक लोकेटर स्पेल करना होगा उसके भाई को ढूंढने के लिए। तभी हम देखते हैं कि अब सोफी बोलती है वैसा कर ही नहीं सकती है, इस टाउन में अगर मैजिक करोगे तो पकड़े जाओगे और सीधा मारे जाओगे। और ये कहने का बोलता है कि तुम्हें करना पड़ेगा और हम तुम्हें हेल्प करेंगे पता लगाने के लिए कि कौन कर रहा है, कि ये सारे स्पेल पता चल जाते हैं, कोई भी मैजिक करता है पता चल जाता है, मार्शल को हमको पता है। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है तुम्हें याद है वो लड़की जिसको थोड़ा टीनेजर है, गुस्से के इश्यूज है, कुछ ज्यादा ही पावरफुल मैजिक है? और ये कहने के बाद सोफी बोलती है कि तुमने कहा मिली डिवीना से, और बोलती है कि वो मार्शल के साथ काम कर रही है वो डिवीना, और एक तरह से वो कर रही है सारे मैजिक और तुमको पकड़वा रही है। और ये कहने के बाद बोलती है कि फिर भी मैं पकड़ी जाऊंगी। तभी वो बोलते हैं कि तुम ऐसा करो कि केटी से बोलो जो टियारी की गर्लफ्रेंड है कि वो एक बड़ा मैजिक करे और तुम्हारा मैजिक उसके अंदर छुप जाएगा। तभी सोफी बोलती है वो किसी को मरने नहीं देगी ऐसे, और ये गलत बात है। तभी हम देखते हैं क्लाउस को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम अपने इतने वैल्यूज पे मत टिको, तुम्हारी बहन की भी डेथ हुई थी ना, उसने कोई बड़ा मैजिक नहीं किया था, छोटा सा मैजिक किया था और मैजिक जानने के बाद वो छुप गई थी। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ, सोफी बोलती है हाँ मेरी बहन तो छुप चुकी थी बट पता नहीं उनको कैसे पता चला। तभी बोलता है कि टियारी की जो गर्लफ्रेंड है केटी, उसने एक तरह से स्पेल करके तुम्हारी बहन को पकड़वाया है और टियारी ने मरवाया तुम्हारी बहन को। अब तुम नहीं चाहती बदला लो, तुम नहीं चाहती कि तुम मुझसे एक तरह का रिवेंज लो और हमारे लिए काम करोगी तो बेटर होगा। तुम्हें हमेशा नहीं पता चल जाता है कि वैम्पायर तुमसे एक कदम आगे हो चुके हैं और शायद इस टाउन पे रूल कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साथ दोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब सोफी मान चुकी थी। अब हम देखते हैं क्लाउस को जो सीधा जा चुका था मार्शल के पास क्वार्टर्स के अंदर, वहां पर हम देखते हैं टैरी ट्रम्पेट बजा रहा था। और ये देखने के बाद क्लाउस बोलता है तो बहुत ही अच्छा बजाता है। और ये कहने के बाद अब मार्शल बोलता है हाँ, और इसकी तो गर्लफ्रेंड भी है और इसके पीछे लड़कियां पागल हो जाती हैं क्योंकि बहुत अच्छा म्यूजिशियन है। तभी हम देखते बोलते हैं इसकी गर्लफ्रेंड, बोलता है हाँ एक विच है इसकी गर्लफ्रेंड। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है ओहो इसकी गर्लफ्रेंड एक विच है और तुम एक वैम्पायर हो, कितनी बड़ी दुश्मनी है। और ये कहने के बाद बोलता है कि हाँ मुझे पता है बट स्टिल मैं क्या कर सकता हूँ, उसको प्यार है तो। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है तो शायद ऐसा नहीं हो सकता है कि जो तुम्हें वेयरवुल्फ वाली मिस्टेक हुई है तुम्हारे से और एक तरह से तुम्हारे 3-4 वैम्पायर कल रात से ही गायब है और ये शायद विच की चाल और एक तरह से टैरी को बेफालतू फंसा दिया उस लड़की ने। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब मार्शल को डाउट होने लगता है कि शायद केटी एक तरह से टैरी का फायदा उठा रही है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं मार्शल बोलता है टैरी से ऐसा करो विचेस के पास जाओ, उनसे पता लगा के आओ कि वेयरवुल्फ वाली बात किसने कही थी और एक थोड़ा दंगा सा मचा देना जिससे पता लगे कि वैम्पायर वहां पर आ चुके हैं। और ये एक तरह से क्लाउस का प्लान था जो अब काम करने लग रहा था। अब वहीं हम देखते हैं रिबेका को जो सीधा पहुंच चुकी थी कमील के पास और वो बोलती है कमील तुम कैसी हो? और ये कहने के बाद बोलती है मुझे कैमी बुलाया करो, कमील पता नहीं पुराना नाम लगता है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं दोनों बातचीत करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि रिबेका पूछती है कि तुम जानती हो मार्शल को और एक तरह से तुम उसकी क्रश हो, मुझे पता चला है, और मेरा एक तरह से मार्शल दोस्त है। और ये सुनने के बाद कैमी बोलती है यार मुझे पता है इन सब के बारे में, एक तरह से वो डेट नहीं थी, जस्ट हमारी दोस्ती चल रही थी। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं उससे बातचीत करने लगती है और कहती है कि हाँ मुझे पता है इन लड़कों का, ऑफ एंड
ऑन रिलेशनशिप चलता रहता है इन सबका। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कैमी से अच्छी दोस्ती कर लेती है और कहती है कि आज शाम को जो चैरिटी इवेंट होने वाला है उसमें मैं अकेली जा रही हूँ, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगी कैमी? और ये कहने के बाद हम देखते हैं कैमी बोलती है ओके ज्वाइन कर लूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और अब हम देखते हैं कि रिबेका एक तरह से कैमी को फंसाने लग रही थी। तभी हम देखते हैं बाहर आने के बाद रिबेका सीधा फोन करती है क्लाउस को, जो एक तरह से कुछ डॉक्यूमेंट रेडी कर रहा था। और तभी हम देखते हैं वहीं पर हम देखते हैं कि रिबेका बताती है कि मैंने पूरा एक तरह से मार्सेल को फंसाने का पूरा प्लान बना लिया जिससे कि मार्सेल को कोई बिजी रखेगा। और ये कहने के बाद पूछती है तुम क्या कर रहे हो? क्लाउस तभी बोलता है कि मैंने तो पूरा प्लान रेडी कर लिया एग्जीक्यूट करने के लिए और मेरा प्लान कुछ इस टाइप से है। और वहां पर हम देखते हैं वो एग्जीक्यूट होने लगता है जैसे बताता जाता है। वहां पर एग्जीक्यूशन ऐसा था कि जिस तरह की सारे वैम्पायर विचेस पर अटैक करेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कोई अटैक करने की कोशिश तो नहीं कर रही है विचेस। तभी हम देखते हैं कि वहां पर टैरी अपनी गर्लफ्रेंड से जरूर मिलने जाएगा और वहां पर हम देखते हैं कि वो मिलने के बाद किस करता है और कहता है कि मार्सेल ने एक तरह से ऑर्डर दिया है सारे विचेस को चेक करने के लिए और एक तरह से वो पार्शियल नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ भी। और वो वहां पर आके कुछ चीजें गिराता है और उसको किस करता है और कहता है कि मुझे पता है ये सब गलत है बट मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगा। तभी हम देखते हैं ये सब करने के बाद बाहर आ जाता है और कहता है तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये सब क्लाउस करवा रहा है मार्सेल के हाथों। और एक तरह से बाहर आने के बाद हम देखते हैं गेट बंद करता है और दूसरे वैम्पायर से बोलता है कि अंदर मत जाना क्योंकि यहाँ मैं पहले ही चेक करके आ चुका हूँ। तभी फिर क्लाउस बोलता है कि मेरा प्लान भी रेडी साथ में होगा कि मैं जिस वैम्पायर को एक तरह से ब्लड निकाल दिया था मैंने उसको हिप्नोटाइज कंपल्शन करके वापस वहीं पर भेजूंगा जिससे कि वो केटी पे अटैक करे। और जब वो केटी पे अटैक करेगा तभी हम देखेंगे कि टैरी उसे बचाने जरूर आएगा और उसको बचाने के चक्कर में हम देखते हैं कि टैरी उसे मार डालेगा। तभी हम देखते हैं रियल में भी ऐसा ही हुआ है और टैरी ने उस दूसरे वैम्पायर को मार दिया है अपनी गर्लफ्रेंड केटी को बचाने के लिए। और ये देख के हम देखते हैं आसपास के सारे वैम्पायर उसे देखने लग जाते हैं। और तभी क्लाउस बोलता है मार्सेल का सिर्फ एक ही रूल है जो टैरी तोड़ देगा, दूसरे वैम्पायर को नहीं मारना। और यहाँ पर टैरी ने वही कर दिया है। और अब हम देखेंगे कि केटी बचाना चाहेगी टैरी को एक तरह से मार्सेल के कहर से और इसके लिए हम देखेंगे कि वो बहुत बड़ा मैजिक करेगी और जो हम करेंगे वो करने के लिए रेडी हो जाएगी। और ये मेरा प्लान है। और हम देखते हैं कि ये प्लान एग्जीक्यूटेड भी हो चुका था साथ में जैसे कि बताने लग रहा था क्लाउस उसे। अब हम देखते हैं कि रिबेका और क्लाउस एक तरह से पार्टी में आ जाते हैं जो शाम को हो रही थी। और ये देख के हम देखते हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे कि उनका प्लान ढंग से एग्जीक्यूट होने लग रहा है। तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाती है कैमी और कैमी को देखने के बाद क्लाउस बोलता है ये यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर सारे वैम्पायर हैं। और तभी ये कहने के बाद अब रिबेका बोलती है यही तो एक तरह से डिस्ट्रैक्शन रहेगा कि यहाँ पर मार्सेल फंसा रहेगा और हम अपना प्लान एग्जीक्यूट अच्छे से कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कैमी उसको अपने भाई से इंट्रोड्यूस कराती है और तभी कैमी बोलती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है नहीं ये मेरा भाई है, मेरा बॉयफ्रेंड और कोई है जिससे मेरा ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चलता रहता है। तभी हम देखते हैं कि वहां वो ड्रिंक करने के लिए जाती है और वहां पर वो क्लाउस से बात करने लगती है और ये पूछती है कि उसका बॉयफ्रेंड है कौन। और ये सारी बातें हम देखते हैं मार्सेल दूर खड़ा सुनने लग रहा था। और तभी हम देखते हैं रिबेका के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें कैमी को यहाँ लाने की जरूरत क्या थी और तुम अभी भी जेलस फील कर रही हो उससे। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ मुझे जेलसी तो होगी, क्यों नहीं होगी। और तभी हम देखते हैं ये सीन देखने के बाद दूर खड़ी कैमी जो क्लाउस के साथ खड़ी थी बोलती है मुझे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड और कोई नहीं मार्सेल ही है और तुम्हारी बहन एक बेच है जो इस तरह की जेलसी फील कराने के चक्कर में मुझे यहाँ पर ले आई है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि क्लाउस बोलता है हाँ शायद बिच वर्ड उसी ने इन्वेंट किया है। और ये कहने के बाद वहां से बोलता है मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ और क्लाउस चला जाता है क्योंकि वहां अभी मार्सेल आने वाला था उसके पास। तभी हम देखते हैं मार्सेल से मिलती है और मार्सेल बोलता है सॉरी मैं तुम्हें इनवाइट करना भूल गया। और तभी कैमी बोलती है कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ एक डेट पे गई थी तुम्हारे साथ, नाम भी बुलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ मैं अकेले एंजॉय कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद अब मार्सेल बोलता है मैं तुम्हें अकेले कैसे एंजॉय करने दूं, मैं तुम्हारी कंपनी एंजॉय करूंगा। तभी हम देखते हैं वो मार्सेल उसके साथ जाने लगता है एक तरह से उसका टाइम स्पेंड करने के लिए, बट रियलिटी में एक तरह का ये उसका डिस्ट्रैक्शन था जो क्लाउस और रिबेका ने बनाया था। अब हम देखते हैं कि अब मार्सेल और कैमी डांस करने लगता है और ये देख के हम देखते हैं कि रिबेका तो खुशती एक तरह से डिस्ट्रैक्टेड है। और तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है कितने बेकार लग रहे हैं एक साथ। और ये कहने के बाद बोलती है तुम्हें जेलसी क्यों हो रही है क्लाउस, एक तरह से अच्छे तो लग रहे हैं एक तरह से डिस्ट्रैक्टेड है। तभी हम देखते हैं कि अब क्लाउस के बंदे उसके पास आता है एक और उसके कान में बोलता है पूरी सिचुएशन। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि टैरी भी वहां पर आ जाता है और अपनी कैप उतार के सामने खड़ा हो जाता है अपनी पनिशमेंट के लिए। और तभी हम देखते हैं कि अब मार्सेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कैमी से कि वो 2 मिनट में आता है एक्सक्यूज मी। और तभी हम देखते हैं जाते गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने किया क्या है। तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद उसके जो दूसरे मेंबर्स है बोलते हैं मार्सेल यहाँ पर मत करो बाहर चलते हैं। और हम देखते हैं कि कैमी ये देख के बहुत बुरी तरह से हैरान थी कि ऐसा क्या हो गया जो उसकी गर्दन पकड़ के दीवार में लगा रहा है और इतना गुस्सा क्यों है। वहीं हम देखते हैं मार्सेल बहुत ज्यादा गुस्सा था और ये सब देखकर क्लाउस बहुत ही ज्यादा खुश था। अब हम देखते हैं कि केटी सोफी के साथ थी, वहीं पर हम देखते हैं केटी बहुत बुरी तरह से डर जाती है
और कहती है कि एक तरह से वो लेके जा चुका है उसके बॉयफ्रेंड को, और यहीं पर सोफी उसे समझाती है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम मैजिक करेंगे, उसे बचा लेंगे, वरना कोई और ऑप्शन नहीं है और मार्शल के कहर से बचाना नामुमकिन है। तभी हम देखते हैं कि केटी डरती है मैजिक करने से, बट एक तरह से मैजिक स्पेल स्टार्ट करती है और वहां पर उसे सोफी भी ज्वाइन करती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डवीना जो सो रही थी उसे एक तरह से एहसास होता है कि कोई टाउन के अंदर मैजिक कर रहा है, और एकदम डर के उठती है, कहती है कि मार्शल कुछ टाउन में आ रहा है बहुत खतरनाक। तभी हम देखते हैं वो ड्रॉ करना शुरू करती है और कहती है ये तो कोई भयानक मैजिक है, और वहां पर हम देखते हैं डवीना बिल्कुल डर जाती है इसको सुनकर, और वहीं पर हम देखते हैं कि सोफी और केटी एक तरह से पूरा मैजिक कर रही थी वहां पर। अब हम देखते हैं मार्शल को जो उसको लेके जाता है ऊपर, और कहते हैं तुमने मारने की कोशिश की ऐसे कि अपने ही काइंड को, और ये कहने के बाद बोलता है वो मेरी गर्लफ्रेंड केटी को हार्म कर रहा था, मैंने चेक कर लिया था केटी के पास कुछ भी नहीं था और बिल्कुल सही थी, बट उसको उसने खाने की कोशिश की और उसकी वजह से मुझे गलती से मारना पड़ा, मैं चाहता नहीं था। और मार्शल बोलता है वो ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं तुमसे ज्यादा उसे अच्छे से जानता हूँ और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है और तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, सब कुछ दिया मैंने तुम्हें डे लाइट रिंग दी, मैंने तुम्हें इमॉर्टल लाइफ दी और तुमको 70 साल से एक तरह से हर चीज से सेफ रखा। और ये कहने के बाद बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुमने मुझे सेफ रखा, बट अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, गलती से हो गया मुझसे। और ये सारी बातें हम देखते हैं नीचे खड़ी कैमी सुनने की कोशिश कर रही थी, बट उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वही हम देखते हैं कि नीचे खड़ा क्लाउस ये सब सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है अंदर से, और तभी हम देखते हैं कि वो जोशुआ को कुछ डॉक्यूमेंट और प्रूफ देता है, जो कहता है कि ऊपर जाके दे आओ, उनको कहो कि जिस तरह की ये केटी की प्लेस से मिले हैं। तभी हम देखते हैं कि जोशुआ ऊपर जाता है और वहीं पर हम देखते हैं कि क्लाउस का प्लान परफेक्टली वर्क कर रहा था इस टाइम पे। वहीं पर हम देखते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स जोशुआ पकड़ा देता है और कहता है कि ये केटी की प्लेस से मिले हैं। तभी हम देखते हैं वो डॉक्यूमेंट देखने के बाद मार्शल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तो रिंग बनाने के हैं, एक डे लाइट रिंग बनाने के, तुम्हें इसकी कैसे जरूरत पड़ गई, तुम्हारे पास तो एक डे लाइट रिंग है, या फिर तुम अपनी विच के साथ ये सब छोड़कर एक अपने ही टाउन बसाने की कोशिश करोगे और मुझे धोखा दोगे। और ये कहने के बाद बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता केटी के पास ये कैसे आया और मैं केटी के साथ मिलकर ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे लॉयल हूँ। मार्शल प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करो। तभी हम देखते हैं ये सारी सुनने के बाद हम देखते हैं मार्शल को गुस्सा आता है और कहता है कि मैं तुम्हें सेंटेंस करता हूँ अपने ही काइंड को मारने की वजह से और धोखा देने की वजह से 100 ईयर्स इन गार्डन के अंदर तुम अगले 100 साल तक रहोगे, और गार्डन को एक तरह से पनिशमेंट की जगह है। और ये सब सुन के नीचे क्लाउस बहुत ज्यादा खुश होता है और वहीं पर हम देखते हैं कि अब मार्शल ने अपना ऑर्डर दे चुका था। अब हम देखते हैं कि केटी वहां से जाती है और एक तरह से अपना पूरा स्पेल रेडी करके रखा हुआ था केटी ने, और वो रोड पे जाती है सीधा मार्शल की तरफ अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर अब डवीना को भी उस जादू का पता चल चुका था और डर चुकी थी इससे, और अपनी ड्राइंग बनाने लगती है कि जिससे उसको खतरा है मार्शल को। तभी हम देखते हैं वहां पर अब चुपके से सोफी अपना मैजिक करती है लोकेटर स्पेल का, और वहां पर रिबेका भी आ जाती है हेल्प करने के लिए। और वहां पर हम देखते हैं कि सोफी केटी के बड़े मैजिक की आड़ में अपना छोटा सा लोकेटर स्पेल करती है जिससे कि डवीना को पता भी ना चले। तभी हम देखते हैं कि वो उससे लिंक्ड थी, और वहां पर हम देखते हैं कि केटी आगे जाने लगती है, और ये देख के सारे वैम्पायर बाहर निकलते हैं जो एक तरह से केटी के बॉयफ्रेंड को एक तरह से जिंदा दफनाने जा रहे थे। और तभी हम देखते हैं केटी उन पर अटैक करती है और अपने पूरे मैजिक से सबको गिरा देती है, और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। तभी हम देखते हैं कि वहां पर मार्शल वापस खड़ा होता है और वहीं पर उसका बॉयफ्रेंड बार बार मना करता है केटी तुम ये मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी हम देखते हैं मार्शल भी उठ के जाके आगे खड़ा हो जाता है, और वहीं पर हम देखते हैं कि डवीना भी अपना एक तरह से मैजिक कर रही थी और उसे फील हो रहा था कि कोई बहुत पावरफुल मैजिक कर रहा है। तभी हम देखते हैं अब मार्शल आगे बढ़ने लगता है, बट अब केटी का मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो एक तरह से गिरा देती है मार्शल को और उसकी हड्डियां तोड़ने लगती है, और तभी एक बड़ा सा स्टिक निकालती है और कहती है आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों है। तभी हम देखते हैं उसे मारने वाली होती है, और ये सारा ड्रामा क्लाउस देखने लग रहा था। और तभी हम देखते हैं क्लाउस अपनी चाल चलता है, आके केटी की गर्दन तोड़ देता है जिससे वो मार्शल की जान बचा सके। और ये देख के हम देखते हैं कि केटी का बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और रोने लग जाता है, और केटी तुम्हें क्या हो गया करके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्शल बहुत बुरी तरह से शॉक हो चुका था कि केटी किस हद तक गिर सकती है, और ऊपर से वो एक तरह से शुक्रिया करता है क्लाउस को उसकी जान बचाने के लिए। अब वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर सोफी मैजिक कर रही थी और तभी उसे फील होता है कि उसका मैजिक रुक चुका है, क्योंकि वो केटी के मैजिक के आड़ में अपना मैजिक कर रही थी, और बोलती है मैं आगे मैजिक कंटिन्यू करूं क्योंकि केटी तो मर चुकी है शायद, जिसकी वजह से ये मैजिक कंटिन्यू नहीं हो रहा है। तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद रिबेका बोलती है नहीं बिल्कुल भी मत करना, डवीना को पता चल जाएगा कि हम मैजिक कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं बीच में से उसको लोकेटर स्पेल हटा देती है और कहती है अगर तुमने किया तो शायद क्लाउस को पता चल जाए और वहां पर मार्शल को भी पता चल जाएगा, और यहाँ पर हेली और उसके बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है जो वो होने नहीं देंगे। अब हम देखते हैं कि केटी का बॉयफ्रेंड जो टेरी है उसको एक तरह से हाथ में हथकड़ी बांधकर वहां पर एक तरह से जिंदा
दीवार में दफनाया जा रहा है। ये देख के हम देखते हैं कि मार्शल उससे पूछता है कि क्या तुम उससे इतना प्यार करते थे कि तुम मेरे खिलाफ चले जाओ। और ये कहने के बाद टियारी बोलता है हाँ मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। और ये सुन के मार्शल उसे एक तरह से बड़ी सी कील उसके पेट में मारता है और वहां पर कहता है कि इसको जिंदा दफना दो। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा उसके चारों तरफ ईंट लगाने लगता है जिससे कि उसको जिंदा दीवार में चुना दिया जाए। वहीं पर हम देखते हैं वहां से वापस जाने लगता है मार्शल और हम देखते हैं कि मार्शल ने बहुत सारे वैम्पायर्स को इस तरह की सजा दे रखी थी जो दीवार के अंदर चिने हुए थे। और ये देख के हम देखते हैं कि वो बाहर चला जाता है वहां से और सीधा जाके मिलता है क्लाउस से। तभी अब मार्शल पूछता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुमसे थोड़ा रूड बिहेव किया और टैरी पे मैंने कुछ ज्यादा यकीन कर लिया और एक तरह से मुझे अब टेंशन हो रही है कि कैमी ने क्या क्या देखा होगा। तभी क्लाउस बोलता है कैमी ने सिर्फ आर्ग्यूमेंट देखा है, उसको कुछ भी नहीं पता है, तुम उसकी टेंशन मत लो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब मार्शल बोलता है मैंने कुछ ज्यादा विश्वास कर लिया था उस पर, मुझे नहीं करना चाहिए था, थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए, और मैं इसके बदले तुम्हें तुम्हारा भाई वापस कर सकता हूँ, इससे कम क्या करूंगा मैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उससे डील करता है कि एलाइजा को वापस कर देगा। अब हम देखते हैं हेली को जो रात को अकेली घूमने लग रही थी घर के आसपास, और तभी हम देखते हैं कि उसे एक वुल्फ दिखाई देती है जिसकी वो आंखों में देखने लगती है और वुल्फ उसको एक तरह से घूर रही थी। तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक विच आके खड़ी हो जाती है जिसको देख के हेली डरती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और ये कहने के बाद वो विच बोलती है कि मेरा नाम सबीन है, मुझे एक तरह से सोफी ने भेजा है कि तुम घर पे अकेली ना रहो और मैं उनकी विचेस फ्रेंड में से एक हूँ। और ये कहने के बाद बोलती है तुम यहाँ पर वैसे कर क्या रही हो, बोलती है तुम्हारे कोई कंपनी देने के लिए आई हूँ। और तभी हम देखते हैं बोलती है कि जितने भी ये वेयरवुल्फ है तुमसे अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि जो तुम्हारे पेट में बच्चा है वो आधा वेयरवुल्फ है आधा वैम्पायर है, और थोड़ा वो अजीब केस पकाया तुमने क्लाउस के साथ मिलके और थोड़ा ये अजीब है। और ये सुनने के बाद हेली बोलती है कि मुझे जानना तो है बट क्या करूं, यहाँ पर एलाइजा भी नहीं है और तुम एलाइजा की तरह बात कर रही हो और मुझे डाउट है बच्चा होने कैसे वाला है। और ये कहने के बाद बोलती है विच ये तो आराम से पता लगा सकते हैं कि लड़का है कि लड़की है और उसके बारे में कुछ बातें। और ये कहने के बाद अब हेली बोलती है तुम्हें मैजिक करना अलाउड नहीं है ना, और वो बोलती है मैजिक नहीं है, एक तरह से कुछ ट्रिक्स है जो हमारी फैमिली में चलती आ रही है और वो मैं तुम पे कर सकती हूँ। और ये कह के उसको इंसिस्ट करती है कि वो उस पर कुछ स्मॉल ट्रिक्स करेगी और वो उसको एक्सेप्ट करे। अब हम देखते हैं इसी मोमेंट पे क्लाउस सीधा जाता है कैमी के पास और कैमी बोलती है यार मुझसे तुम्हें बात नहीं करनी है, मुझे पता है तुम अपनी दोस्त की एक तरह से बड़ाई करने आओगे कि वो अच्छा है, बट आज मैंने उसका रियल रूप देखा वो कैसे लड़ता है। और ये कहने के बाद बोलता है कि सिचुएशन ऐसी थी और वैसे वो बुरा नहीं है। ये कहने के बाद कैमी बोलती है मुझे बात ही नहीं करनी इन बारे में। और क्लाउस बोलता है शायद तुम्हारा पहले भी कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले इंसान से हो। और ये कहने के बाद कैमी बोलती है वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहती और यहाँ से जाना चाहती है। तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है शायद मैं ऐसा होने ना दूं, और तब हम देखते हैं कि वो एक तरह से कंपल्शन में डालता है और कैमी को बोलता है कि पार्टी बहुत अच्छी थी, थोड़ी लड़ाई हुई उसकी बट तुम बहुत खुश थी उस पार्टी में और एक तरह से तुम फिर से डेट के लिए जाओगी मार्शल के साथ और एक तरह से उसको तुम टाइम स्पेंड करोगी उसके साथ। और ये कहने के बाद कंपल्शन कर देता है उसे। अब हम देखते हैं रिबेका को जो बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि केटी की डेथ हो चुकी थी और वो ऐसा चाहती नहीं थी और अपने भाई तक पहुंचना चाहती थी। तभी हम देखते हैं वहां पर आता है खुश होते हुए क्लाउस और क्लाउस को खुश देख के बोलती है आज का दिन कितना बेकार था, तुम खुश कैसे हो सकते हो। और तभी क्लाउस बोलता है आज का तो बेस्ट दिन था। और तभी हम देखते हैं रिबेका बोलती है केटी मर चुकी है, हमारा पूरा स्पेल भी नहीं हो पाया। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ केटी मर चुकी है, मुझे पता है, मैंने अपने हाथों से मारा है और मार्शल की जान बचाने के लिए किया है। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है तुमने ऐसा किया क्यों, मुझे तुम पे यकीन था, सोफी को यकीन था और तुम केटी को कैसे मार सकते हो। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैंने मार्शल की जान बचाई है, उसने हमें हमारा भाई वापस कर दिया है और मैं धीरे धीरे एक तरह से डवीना तक भी पहुंच जाऊंगा और तुम इस विचेस पे यकीन करने की जरूरत नहीं है, ये विचेस किसी की भी नहीं है, अगर उन्हें डिवीना मिल गई तो वो हमारे खिलाफ उसे यूज करेंगे, इससे बेटर है कि मैं डवीना को अपने साथ रखूंगा फ्यूचर में जब मैं उसके बारे में पता लगा लूंगा सब कुछ और एक तरह से मैं पावरफुल बन जाऊंगा। और ये सुनने के बाद रिबेका बोलती है तुमने तो हद कर दी भाई, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और तुमने हमेशा हमारी होप पे कभी भी नहीं उतरे हो और तुम एक बेकार इंसान हो। ये कहने के बाद वहां से चली जाती है और वहीं हम देखते हैं कि क्लाउस बहुत ही ज्यादा खुश था। अब हम देखते हैं कि मार्शल सीधा पहुंच चुका था डिवीना के पास और डिवीना उसके गले लगती है और कहती है मैंने तुम्हें जान बचाने की कोशिश की और तुम्हें वार्न करने की भी कोशिश की बट तुम यहाँ पर थे नहीं। तभी हम देखते हैं बोलता है कि क्लाउस ने मेरी जान बचा ली है। और ये सुन के डिवीना बोलती है क्लाउस ने तुम्हारी क्यों जान बचाई, बोलता है कि वो मेरे को जानता था इसलिए। और ये कहने के बाद बोलता है कि अब मैं सब कुछ सही कर दूंगा क्लाउस के साथ, मैं एलाइजा को वापस कर दूंगा और ये सब कुछ सही हो जाएगा। और तभी डिवीना बोलती है ऐसा मत करना, मैं इसको पहले जानना चाहती हूँ, तुमने ही तो कहा था कि जो ओरिजिनल है वो बहुत खतरनाक है, मैं पहले जानना चाहती हूँ इनको खत्म कैसे करा जा सकता है या फिर किसी को मारा कैसे जा सकता है। और अब हम देखते हैं कि एकदम मार्शल टेंस आ जाता है कि वो दे क्या नहीं दे वापस एलाइजा को। वहीं पर हम देखते हैं कि अब क्लाउस सीधा जाता है हेली के पास और बोलता है कि आज मैंने पता लगा लिया है कि एलाइजा वापस आने वाला है और तुम खुश हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि इस टाइम पे हेली खुश होती है और कहती है कि तो अच्छी बात है, वो कब आने वाला है, तुम्हारा डायबोलिकल प्लान काम कर गया, बड़ी अच्छी बात है।
और तभी हम देखते हैं वो जाने लगता है और जाते समय पूछता है कि तुम उसको इतना मिस कैसे कर सकती हो, तुम तो उसे एक दो बार ही मिली हो। और एक कहने के बाद हेली बोलती है कि मैं उससे जानती नहीं थी इतना, बट वो मेरे से बहुत ही अच्छे से काइंड बिहेव कर रहा था, इसलिए मैं उसको मिस करती हूँ। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि क्लाउस वहां से जाने लगता है और कहता है कि हर कोई मेरे भाई को एक तरह से बहुत ज्यादा केयर करता है और उसकी मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। और तभी हम देखते हैं कि हेली उसको जाते हुए बोलती है कि मेरे पास एक न्यूज है कि हमारे बेटी होने वाली है। और ये सुनने के बाद क्लाउस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं हेली कंप्यूटर में कुछ सर्च करने लग रही थी बहुत देर से। अब हम देखते हैं कि सारी विचेस मिल चुकी थी और सेमेट्री में जुड़ने के बाद केटी की बॉडी को एक तरह से दफनाने जा रही थी। तभी हम देखते हैं दूसरी विचेस बोलती है कि जिसका तुम साथ दे रही हो ना, उसकी वजह से ये डेथ हुई है और ये सही रास्ता नहीं है। तभी हम देखते हैं सोफी बोलती है कि वो कुछ तो कर रही है, तुम तो कुछ भी नहीं कर रही, और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो दूसरी विच से पूछती है, सबरीन तुमने आज काम किया अपना? और तभी बोलती है हाँ, मैंने पता लगाने की कोशिश की कि क्या है हेली के पेट में। तभी हम देखते हैं कि एक फ्लैशबैक सीन जहां पर हम देखते हैं हेली एक टेबल पे लेटी हुई है और वहां पर हम देखते हैं सबरीन एक तरह से मैजिक नहीं कर रही है, बट एक तरह की पुरानी ट्रिक कर रही है जो उसके पेरेंट्स और एंसेस्टर्स ने सिखाई थी बच्चे का जेंडर पता करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो घुमाने लगती है और बोलती है कि इट्स अ गर्ल, और ये कहने के बाद बोलती है चलो एक लिटिल क्लाउस तो नहीं होगा हमारे घर में। और ये कहने के बाद हेली हंसती है और वहीं पर सबरीन अपना मैजिक शुरू करती है और तभी वो एक वर्ड बोलने लगती है और उसकी एक तरह से एक सांस रुकती है, नोस ओमे पेट्रुडुआ एल एम। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं वो डर जाती है। और तभी हम देखते हैं कि तब से हेली यही वर्ड सर्च करने लग रही थी कंप्यूटर में अलग अलग लैंग्वेजेस पे, बट उसका मतलब उसे पता ही नहीं चल रहा था। और यहीं पर हम देखते हैं दी ओरिजिनल का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है। तो गाइस बहुत सारे एक तरह से डाउट क्लियर नहीं हुए हमारे, जिस तरह की डवीना इतनी पावरफुल कैसे बनी, जो हम आगे वाले एपिसोड्स में देखेंगे। अब हम देखेंगे केटी का डेथ हो चुकी है और क्या मार्शल सारे अपने दुश्मनों को वहां पर गाड़ देता है पनिशमेंट के तौर पे? अगर वो वापस आ गए तो मार्शल से क्या बदला नहीं लेंगे? वहीं पर हम देखेंगे कि अब कैमी आगे क्या करने वाली है, शायद वो फिर से मार्शल को डेट करे। वहीं पर हम देखते हैं कि रिबेका का बहुत बड़ा क्रश है मार्शल के ऊपर, वो कैमी को जान से ना मार दे। वहीं पर हम देखेंगे कि क्लाउस चाहता क्या है और अलाइजा क्या वापस आ पाएगा, और ये बच्चा है क्या, वो कितना पावरफुल है या फिर कितना इविल होने वाला है, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड टाटा।